हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आज आपको बताएंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हेनरी लॉ के अबाउट में बताया था। इस लेक्चर में राउल्ट्स लॉ के अबाउट में बताएंगे और उसके बाद आगे चलकर जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ सॉल्यूशन के अबाउट में जो कि राउल्ट्स लॉ के अंडर में आएगा। ठीक है ना। तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग क्या है कि वेपर प्रेशर of liquid solution। ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड सॉरी इसलिए लिक्विड को कैंसिल कर दीजिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो एक्चुअली में लिक्विड सॉल्यूशन कैसे होगा कि आपके पास यहाँ पर दो तरह से लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है कि एक तो होगा कि जिसमें आपके पास आप कह सकते हो कि सॉल्यूट जो होगा वो आपके पास होगा क्या, सॉलिड। ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूट को सॉलिड लेना है और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट को क्या लेना होगा, इसको लेना होगा लिक्विड। ठीक है ना। इसको लिक्विड लेना है, तो जब भी सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ओके। तो सेकेंड केस होगा वेयर सॉल्यूट जो होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास सॉल्यूट जो होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो उस कंडीशन में आपके देखिए सॉल्वेंट तो आपको ऑलवेज क्या लेना है, ये लिक्विड लेना है, तभी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर में हेनरी लॉ बताया था उसमें आपके पास क्या था, सॉल्यूट गैस का, सॉल्यूट क्या था, गैस था, एंड जो सॉल्वेंट था वो क्या था, लिक्विड। वो भी एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन था बट उसमें सॉल्यूट जो था वो गैस था। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो प्रेशर होता था, पार्शियल प्रेशर या वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता था वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता था मोल फ्रैक्शन पर एंड प्रेशर पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आगे आपको मैं जो बता रहा हूँ उसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सिमिलरली दूसरा केस होगा जिसमें सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ये दोनों, इन दो केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जिसमें से क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड वाला जो केस है ये मैं प्रीवियसली स्टार्टिंग में सॉल्यूशन जब मैंने स्टार्ट कराया था तो वहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना। कि जब आपके पास क्या होगा, इसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास सॉल्यूट एक सॉलिड है और सॉल्वेंट आपके पास एक लिक्विड है यानी कि वाटर, जैसे सपोज मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिया था वाटर, तो व्हाट वी हैव सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, और ये क्या कौन सा वो कर रहे थे, ये सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है ना। ये सॉल्यूशन बना रहे थे, सॉलिड एज अ सॉल्यूट और लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूट और ये क्या था, सॉल्वेंट। तो इन दोनों को जब मिक्स कर रहे थे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल लेते तो जो सॉल्यूशन बन रहा था ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन था, उसमें बताया था मैंने, ये था बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना। कौन सा सॉल्यूशन था, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट है वो कब इंक्रीज़ करती है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉलिड है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड है यानी कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये वहाँ पर मैंने बताया था। तो इसके अबाउट में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब अभी जो डिस्कस करना है वहाँ पर मुझे क्या करना है कि सेकंड केस डिस्कस करना है। तो वो जो सेकंड केस है जहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि सॉल्यूट भी लिक्विड है ना, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होंगे। तो इस सॉल्यूशन का अबाउट में अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसके अबाउट में डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा वो देखिए। और इसी के अंडर में ही आपके पास राउल्ट्स का लॉ आता है जो राउल्ट्स ने बताया था। ठीक है ना। जो राउल्ट्स थे उन्होंने, क्योंकि पेपर में हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में से एक जो लॉ है मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। ठीक है ना। इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में एग्जैक्टली होगा क्या,
कि यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों लिक्विड को वोलाटाइल लेना है, ठीक है ना, वोलाटाइल, है ना। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो इट्सेल्फ क्या होगा, वेपोराइज हो जाता है, इट्सेल्फ वेपोराइज और इवेपोरेट, ठीक है ना। तो बेसिकली वेपोराइज या इवापोरेटेड जो होगा, ऐसा कोई लिक्विड जो कि इटसेल्फ इवापोरेटेड हो, बेसिकली वेपोराइज यहाँ पर जो है प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वेपोराइजेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है। फिर भी ठीक है, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है किसी प्लेस का, तो वहाँ पर अगर ये रखा है तब भी वहाँ पर ये क्या होगा कि इवापोरेट या फिर वेपोराइज हो जाएगा। मतलब कि कोई लिक्विड है, उसको ओपन कंटेनर में रख दोगे, जस्ट सपोज़ कि ये मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया है और इसमें ये ओपन है, ठीक है ना, यहाँ पे कैप नहीं लगा है, बस ओपन। इसमें एक लिक्विड फिल्ड है और इसका कैप लगाना, अगर आप इसके कैप को नहीं लगाओगे तो ये जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, ये वोलाटाइल होने से क्या होगा कि ये गैसियस फॉर्म में बाहर पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इस नेचर को बोलते हैं वोलाटाइल नेचर। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। अब ये जो वोलाटाइल लिक्विड होता है ये इजीली क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, और जो कंटेनर में है आफ्टर सम टाइम कंटेनर में कोई लिक्विड नहीं बचेगा। तो दैट्स वाई वोलाटाइल जो लिक्विड होते हैं उनको हम एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं। उसका जो कैप होता है, लिड होता है, उसको बहुत अच्छे से हमको क्या करना होता है कि क्लोज करना होता है। तो ठीक है ना, तो ऐसे लिक्विड जो सेल्फ ही एवापोरेट हो जाते हैं वो वोलाटाइल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन में हम ऐसे ही लिक्विड लेंगे जो वोलाटाइल टाइप के होंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट ऑलवेज ही वोलाटाइल हो, बट अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, दोनों के दोनों ये वोलाटाइल होंगे, ये वोलाटाइल होंगे। बट अगर सॉल्यूट नहीं भी है वोलाटाइल, और सॉल्वेंट का वोलाटाइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर दोनों वोलाटाइल है तब भी चल जाएगा, नहीं तो कम से कम सॉल्वेंट का वोलाटाइल होना ज़रूरी होता है इस टाइप के सॉल्यूशन में। तो इस टाइप के सॉल्यूशन में एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर मैं मान लो कि दो लिक्विड ले लेता हूँ, ठीक है ना, और बाइनरी सॉल्यूशन इसका मैं बनाता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि सॉल्यूट ले लिया मैंने, ठीक है ना, सॉल्यूट, और फिर मैंने सॉल्वेंट लिया और इससे मैंने क्या बनाया, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन इसमें बनाया, जिसमें से अगर आप देखोगे सॉल्यूट क्या होगा, ये भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। मान लो कि इसको मैं एक वर्ड देता हूँ जैसे कि कंपोनेंट, इसमें इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, कंपोनेंट 1 है, और सॉल्वेंट का कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट 2 होगा। तो इसका कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, इसका कंपोनेंट 2। आगे जितना भी पार्ट मैं बताऊंगा उसमें मैं पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखूंगा, वहाँ पे मैं कंपोनेंट 1 एंड 2 का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए अगर आप देखें कि अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो सीधी सी बात है, जब इनका सॉल्यूशन आप बनाओगे तो इनका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो जस्ट सपोज कि इसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो कैसा है, वेपर प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोनों के, तो इसका वेपर प्रेशर जस्ट सपोज P1 है और इस वाले का क्या है, सॉल्वेंट को 2 माना है तो ये P2 हो गया। तो आप इसको देखो, सॉल्वेंट को 1 मान लो या सॉल्यूट को 2 मान लो। मैंने तो यहाँ पे सॉल्वेंट को क्या माना है, 2 माना है, और सॉल्यूट को मैंने क्या माना है, 1 कंपोनेंट माना है। तो दैट्स वाई इसका सॉल्यूट का जो प्रेशर हो जाएगा वो P1 हो जाएगा, और सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया है इस तरह से, है ना, तो इसमें दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। एक मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें दोनों लिक्विड है, एक ये है जो मैंने पहले बनाया, एक ये थोड़ा सा डार्क मैं बना देता हूँ। तो ये दोनों लिक्विड इसमें हैं, ठीक है ना। तो और इन दोनों का, एक का प्रेशर है, वेपर प्रेशर P1 है, दूसरे का वेपर प्रेशर क्या है, P2 है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो P टोटल कितना हो जाएगा इसमें वेपर प्रेशर, तो ये दैट इज़ P1 प्लस P2, है ना। तो वेपर प्रेशर टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या है कि जो पार्शियल यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर मैं इसमें देखूँ कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की बात करता हूँ, तो कंपोनेंट 1 इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है कि जो कंपोनेंट 1 यानी कि सॉल्यूट है, अगर उसको प्योर फॉर्म में अगर मैं देखता हूं तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा P1 नॉट, ठीक है ना, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा P1 नॉट। और मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने सॉल्यूट को पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि मैंने ये सॉल्यूशन जो बनाया इसमें सॉल्यूट को डाला, इसमें सॉल्वेंट भी है, तो ये कंप्लीट क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, ठीक है ना, तो वेपर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये वेपर प्रेशर मैंने जस्ट सपोज P1 ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि कंपोनेंट 1 था सॉल्यूट, तो दैट्स वाई मैंने क्या कर लिया, इसको P1 ले लिया। तो अगर हमारा सॉल्यूट का वेपर प्रेशर P1 है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, x1 के, ठीक है ना। x1 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो x1 यहाँ पर क्या है, x1 है आपका मोल फ्रैक्शन, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये होगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर यहाँ पर एक टर्म आएगा P1 नॉट, ठीक है ना, एक टर्म आएगा, वो होगा क्या, P1 नॉट, और यहाँ पर x1। तो ओवरऑल कंपोनेंट 1 यानी कि सॉल्यूट के लिए जो उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, P1 नॉट और x1 के। अब यहाँ पर ये जो P1 नॉट है, अगर आप इसको देखोगे, वेयर P1 नॉट जो होता है वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, है ना। यहाँ पर ये प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, तो दैट्स वाई ये होगा। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट 2 को देखोगे, है ना, सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट 2 को देखोगे तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट 2 को देखते हो तो कंपोनेंट 2, तो कंपोनेंट 2 को जब आप देखोगे तो कंपोनेंट 2 को देखने पर आपको क्या पता चलता है कि इसी तरह से जो सॉल्वेंट है P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 एंड विच गिव्स ऑलवेज P2 इक्वल्स P2 नॉट x2, ठीक है ना। तो ये इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो ये वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मैंने दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए जो ये वेपर प्रेशर फाइंड किए हैं, ये इसका जो फार्मूला था ये किन्होंने दिया था, ये दिया था राउल्ट्स ने, ठीक है ना। तो ये किसने दिया था, ये दिया था राउल्ट्स ने। तो इसीलिए दैट्स वाई इस लॉ को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। इस लॉ को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। वेयर वन ऑफ द कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो आपका क्या हो, सॉल्वेंट हो, वो उसका वेपर प्रेशर अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के। और वहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ तो वहाँ पे क्या आ जाता है, प्योर मतलब कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो। तो इसको बताने वाले राउल्ट्स थे, दैट्स वाई ये जो लॉ है, चाहे वो सॉल्यूट के लिए हो चाहे वो सॉल्वेंट के लिए हो, ये लॉ किसने बताया, राउल्ट्स ने। तो दैट्स वाई दिस लॉ इज कंसीडर एज राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। फिर इसी में ही डाल्टन का भी पार्शियल प्रेशर का लॉ लगाया जाता है जो वेपर प्रेशर पर वर्क करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर देखो, यूजिंग डाल्टन्स लॉ, देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो कि आप 9th में पढ़ते भी हो, कि डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर एक कंटेनर में एक से ज़्यादा गैसेस हैं या वेपर्स हैं तो इनका इंडिविजुअल जो प्रेशर होगा
उनका मतलब इनका इसका इस कंटेनर का टोटल जो होगा, जैसे कि मैंने यह थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, मान लो बहुत सारी क्या, 2 ही गैसेज मैंने अभी ले ली फ़िलहाल, तो एक ए है और दूसरी गैस क्या है, बी है। और अगर मैं इसका वेपर प्रेशर ले रहा हूँ पहली गैस का, तो वो वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा या वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, पी ए होगा। और इस वाले का बी वाले गैस का कितना होगा, पी बी होगा। ठीक है ना। तो ये जो पार्शियल प्रेशर बोल लो या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर बोल लो कि ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर क्या है कि ये वेपर है तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर बोल लो आप, और अगर ये गैस है तो इसको आप पार्शियल प्रेशर बोल सकते हो। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, इसका टोटल प्रेशर जो होगा पी टोटल इस कंटेनर के अंदर इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो ये बताया था डाल्टन ने। ठीक है, ये बताया था डाल्टन ने कि जो किसी कंटेनर में अगर 2 गैस इक्वल अमाउंट में फिल्ड है, ठीक है, तो उसमें उनका जो इंडिविजुअल मतलब दोनों गैसेस का अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर होगा उनका सम टोटल पार्शियल प्रेशर देता है उस दोनों गैस के मिक्सचर का। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अगर हमने यूज़ किया राउल्ट्स लॉ में, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, उसमें आ रहा था पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर सिंपली आप कह सकते हो वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पर देखो कि मैंने बोला ना यूजिंग डाल्टन्स लॉ, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी टोटल यहाँ पर हो जाएगा कि पहला जो कंपोनेंट उसका प्रेशर था P1 और दूसरा कंपोनेंट है उसका प्रेशर है P2। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर P1 मैं रखा हूँ तो P1 नॉट और x1 आएगा, और यहाँ पर आएगा P2 नॉट x2 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं आपको देखूँ, तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो कि आपको ये भी मैंने बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर 2 कंपोनेंट है दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा ऑलवेज 1। तो यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस x2 निकल कर आता है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस x2 निकल कर आता है ये। तो इसको उठा के मुझे कहाँ रखना है, जहाँ पर भी x1 है वहाँ पर ये उठा के रख देना है। तो यहाँ पर मैं x1 की जगह रखूँगा तो ये हो जाएगा P1 नॉट, x1 की जगह आ जाएगा 1 माइनस x2 और प्लस P2 नॉट x2। अगर आप यहाँ से देखो आगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, दोनों से इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर। ठीक है ना। तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 और P2 नॉट और x2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो सिंपली अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इसको तो ऐसे ही रखना है P1 नॉट, इन दोनों से इससे और इससे x2 कॉमन मिलेगा, और देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव को पहले लिख देंगे, तो पॉजिटिव को पहले लिखेंगे तो P2 नॉट और नेगेटिव को बाद में लिखेंगे तो P1 नॉट, ये रहेगा ब्रैकेट में और दोनों से x2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखते हो टोटल, तो आपको देखने पर क्या पता चलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या आ रहा है टोटल। ठीक है ना, जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है वो हमारा कितना आ रहा है, वो आ रहा है इतना। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट। हो सकता है कि यहाँ पर देखो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने अभी यहाँ पे x1 की वैल्यू ली थी, अब इसका उल्टा भी ले सकते हो आप कि x2 की वैल्यू ले लोगे, तो जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पर आपके पास इस बार मोल फ्रैक्शन x1 का आएगा। तो देखो दोनों ही पॉसिबल है कि जो पार्शियल टोटल प्रेशर होता है, टोटल पार्शियल प्रेशर होता है वो वन ऑफ द कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ये बताता है डाल्टन का टोटल प्रेशर लॉ। ठीक है ना। तो सीधा सा है, इसको राउल्ट्स लॉ में हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसके 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाते हैं कि x1 भी डिपेंड करता है पी टोटल पर और x2 भी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। और ये पूरा टोटल किस पर वो हो जाएगा, ये सब कुछ जो आएगा पी टोटल जो आएगा वो प्योर जो वेपर प्रेशर होगा दोनों का, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, उस पर भी देखो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स वाई ये 2 कंक्लूजन वहाँ से निकल कर आते हैं कि जो किसी भी वेपर मतलब 2 कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर का टोटल है वो या तो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा दोनों में से किसी एक के, और साथ में डिपेंड करेगा कि जो उनका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था उन पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये बताया था राउल्ट्स ने, उसके मतलब उसको आगे एक्सप्लेन किया था डाल्टन्स के थ्रू, डाल्टन्स लॉ के थ्रू। ठीक है ना। तो ये राउल्ट्स लॉ का ही एक आउटपुट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी बना होगा, आप आगे जाकर देखोगे तो सिंपल है कि यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर आपने
कुछ भी ले आओ। देखो वेपर प्रेशर, एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि अगर आप देख रहे हो कि अगर जस्ट सपोज कि P2 जो था, हमने क्या लिया था कि P2 जो मतलब कंपोनेंट टू लिया था और लिया था कंपोनेंट 1। तो अगर हम इसका वेपर प्रेशर देखें P2 का, P2 वाटर मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो वाटर मान लिया और इसको कोई सॉलिड मान लिया, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड। तो अगर हम वाटर को बॉईल करें तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा, यानी कि इसका P2 नॉट जो होगा वो ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, है ना। तो P1 नॉट वेपर प्रेशर, क्योंकि ये जल्दी बॉईल होगा और प्योर फॉर्म में है, तो इसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो दैट्स वाई इसका वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर होगा देन P1। तो ये मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलता हूँ, ठीक है ना। तो P2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जल्दी वो क्या होगा, P2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो जल्दी बॉयल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें और एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाएं तो वो एग्जैक्टली क्या था, वो ग्राफ आप देख लीजिए। एनसीईआरटी में वो बना हुआ है, बहुत तो वैसा मतलब टफ ग्राफ नहीं है। जैसे सपोज कि मैंने क्या किया कि 2 केस ले ली, ये थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं बनाऊँगा, तो आपको इसमें समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक क्योंकि हमारा ये जो टोटल आउटपुट है राउल्स का, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, मोल फ्रैक्शन, है ना, एक्स पर, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा था, और साथ में किस पर, वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था। तो जस्ट सपोज कि वेपर प्रेशर वर्टिकल है, मतलब ये वाई एक्सिस पर, और जो मोल फ्रैक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है ना। तो उसका कि ये मान लो कि ये सॉल्वेंट की लाइन को दिखा रहा है वेपर प्रेशर को, तो क्योंकि वेपर प्रेशर वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का मान लो यहाँ कहीं पर आ रहा है, ये P2 नॉट है, ठीक है ना। और जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, तो जैसे सपोज ये है P1 नॉट, ठीक है। तो ये है वेपर प्रेशर दिखा रहा है ये दोनों। अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने क्या बनाया, ऊपर बना दिया, और इसका वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूट का, तो इसको थोड़ा सा नीचे बना दिया। अब मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पर P2 आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो X2 होगा, और इस पर P1 आ रहा है तो यहाँ पर X1 होगा। तो एक केस याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर X2 जो होगा 1 होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर X1 क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन लॉ कि X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि अगर आपने X1 0 रखा तभी ना X2 आपके पास 1 आएगा, तो जहाँ पर P2 होगा वहाँ पर X2 होना ज़रूरी है, दैट्स वाई X2 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी जब आप X1 0 रखोगे, तो सो दैट यहाँ पर क्या है कि X1 0 है और X2 1 है। सिमिलरली इस वाले में क्या होगा, X1 1 होगा और X2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, ये किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए, और यहाँ पर X1 यहाँ पर P1 है, तो दैट्स वाई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट वो बना रहेगा 1, और बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे कुछ नहीं करना है कि इस वाले कॉर्नर से इस वाले से इसके मोल फ्रैक्शन से इसको जोड़ देना है, और इसके मोल फ्रैक्शन से इसको मतलब इसके वेपर प्रेशर से इसको जोड़ देना है, और दोनों वेपर प्रेशर को आपको आपस में ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ये जो लाइन आ रही है ये दिखाएगा P टोटल, ठीक है ना, ये किसको दिखाएगा, P टोटल। और P टोटल कैसे आया था, P1 प्लस P2 कर, है ना। तो ये आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी P टोटल। तो इस तरह से आप देख ही रहे हो कि ये जो ग्राफ है सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है ना। तो जो आप P1 से इसको इसके मोल फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो, तो सीधी सी बात है ये P1 हो जाएगा प्रेशर, और ये वाला वेपर प्रेशर हो जाएगा P2, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप समझ सकते हो कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये अब देखो डाल्टन्स का प्रेशर जो लॉ था, डाल्टन्स वो मुझे क्या मतलब ये पढ़ते ही हो, डाल्टन्स लॉ जो था पार्शियल प्रेशर का, वो एग्जैक्टली था क्या, वो देखिए जो हेनरी लॉ है, राउल्स लॉ है, डाल्टन्स का लॉ भी कुछ वैसा ही है, उसमें कुछ नया नहीं है कि जितने उसमें कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन को यूज़ करना है, टोटल प्रेशर को यूज़ करना है, और इंडिविजुअल प्रेशर को, जिसको पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं। तो देखो इसमें डाल्टन्स लॉ को अगर मैं देखूँ तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, उसमें अगर 2 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, दो मतलब 2 गैसेज हैं, इनको इसमें इक्वल अमाउंट में मान लो मिक्स करके रखा गया है, और ये कंटेनर क्लोज है, तो इस पर जो 1 पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा P1,
ठीक है। और इस पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा P2। और इस पर देखो 1 वाले कंपोनेंट के जो मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन है, वो मान लिया कि Y1 है, और इस वाले के कितने हैं, Y2 हैं, ठीक है ना। मैंने पीछे के केस में हेनरी और राउल्स के केस में मैंने उसको X1 X2 लिया था मोल फ्रैक्शन को, यहाँ पे Y1 Y2 ले लेता हूँ। तो इस पूरे कंटेनर में जो प्रेशर टोटल होगा, यानी पार्शियल प्रेशर टोटल जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये जो दो गैसेज हैं, दो कंपोनेंट हैं गैस के, उसमें एक का इंडिविजुअल प्रेशर यानी कि पार्शियल प्रेशर P1 है, तो ये P1 होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के होगा। तो दैट्स वाई ये P1 इक्वल जो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आता है P टोटल, ठीक है ना, ये आता है P टोटल Y1। सिमिलरली अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिमिलरली P2 जो होगा वो देखने को मिलेगा कितना, P टोटल Y2। ये दूसरे कंपोनेंट के लिए होगा, दूसरे गैस के लिए होगा, है ना। तो ये जो लॉ है ये किसका है, ये है डाल्टन्स का लॉ, ठीक है। तो ये तीनों लॉ आपस में एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। तो आई होप समझ में आया होगा कि राउल्स लॉ क्या है, डाल्टन्स लॉ क्या है, या हेनरी लॉ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट होगा जिसको अभी आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है। देखो वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, टेम्परेचर, पहला केस अगर मैं देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होगा, है ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे वेपर फॉर्म में, जो मतलब वेपर फॉर्म में जो गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा। अब इसी के साथ साथ अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, है ना, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ सॉल्यूशन में, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर के बढ़ाने से कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड में प्रेशर डालो, टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, आप सिर्फ उसमें प्रेशर डाल रहे हो, तो प्रेशर का इफेक्ट इस पर कोई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी सॉल्यूशन को अगर आप प्रेशर देते जाओगे, है ना, तो किसी सॉल्यूशन को प्रेशर देने पर उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं। वो वेपर प्रेशर क्या होगा कि उस पर इतना खास इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर, हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस पर इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया ही होगा। तो समझ में आया होगा आई होप कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा, और प्रेशर अगर ऊपर से लगा रहे हो, ठीक है ना, कि अगर आप जस्ट सपोज कि अगर आप क्या कर रहे हो कि एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये है, और यहाँ पर वेपर बन रहा है इसका लिक्विड का, ठीक है ना, इसका वेपर बन रहा है, तो और अगर आप ऊपर से एक प्रेशर लगाओगे, है ना, तो प्रेशर लगाने पर मान लो कि जस्ट ऊपर से आप एक प्रेशर लगा रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर जिसको बोल सकते हो, तो उस प्रेशर लगाने से ये जो है, ये वाला जो जस्ट सपोज कि ये शिफ्टेबल है, यानी कि पिस्टन फॉर्म में है ना, ये कैसा है, पिस्टन के फॉर्म में है, तो ये जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होके ये जो वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारा क्या होगा कि वो हमारा क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा। टेम्परेचर जब आप ज़्यादा दोगे तो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। और जबकि प्रेशर देने पर ये उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये है कि प्रेशर जो होगा ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ वेपर जो होगा इन लिक्विड, ये इसको इंक्रीज़ कर देगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है ना। और जो होगा, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने से वेपर प्रेशर कंप्रेस होगा। दिख ही रहा होगा कि जैसे ही ये वेपर बनाएगा आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा। प्रेशर क्या करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, पर वेपर को फॉर्म नहीं करेगा, है ना। प्रेशर बढ़ाने से कोई वेपर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आगे अगर आप पढ़ोगे तो थर्ड जो पॉइंट है जो कि मुझे स्पेशली बताना था, वो है वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के, कि वेपर प्रेशर अगर कभी बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका वेपर प्रेशर, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसके और भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है ना, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स हमको देखने होंगे, ठीक है ना। और आप और हम दोनों मिलकर देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं इन शॉर्ट एक पार्ट बताऊं कि जो ग्राफ है मोल फ्रैक्शन का, है ना, जो मैंने अभी बनाया भी था, और जो वेपर प्रेशर का, ठीक है, वेपर प्रेशर, तो ये जो ग्राफ है आपका हमेशा क्या होता है, ये मोस्टली कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो आपका जो होगा कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। किसके लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए सॉल्वेंट की, है ना। तो सॉल्वेंट होगा तो ये इस तरह से इसका स्लोप मिलेगा मोल फ्रैक्शन और वेपर के टर्म में, ठीक है। और ये राउल्ट्स लॉ को ही फॉलो करेगा कि P1 जो है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का प्रेशर है, और ये क्या होगा P1 नॉट, यानी कि प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, और साथ में क्या होगा उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये होगा, तो एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा ऑलवेज, ठीक है। और ये किसको शो करेगा, वेपर प्रेशर, और वो भी कौन सा वाला, प्योर लिक्विड का, है ना, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो तरह के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, है ना। और वो कौन सा सॉल्यूशन है, एक है आइडियल सॉल्यूशन और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो राउल्ट्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो सीधा सा है कि अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करूं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो ओबे करता है किसको, ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। और साथ में एक चीज़ है कि अगर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो तो उसको मिक्स करने पर उसका जो डेल्टा एच है, यानी कि इंथैल्पी है, वो ऑलवेज ज़ीरो होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका क्या है, उसका मिक्सिंग है इसका, उसके वॉल्यूम का, दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के को जब मिक्स कर रहे हो तो उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा, मिक्सिंग जो होगा, वो भी आपका क्या होगा, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम और इंथैल्पी, इन दोनों जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एच और डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी, मतलब एच मतलब इंथैल्पी, यानी कि हीट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका लॉस नहीं होना चाहिए, उसको गेन नहीं करना चाहिए, या फिर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डेविएशन नहीं आना चाहिए। तो ये आइडियल में होगा, ये आइडियल के लिए कंडीशन होती है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और जो सॉल्यूशन बनाते हैं उस सॉल्यूशन का एंथैल्पी ऑलवेज ज़ीरो होगा, और उसका मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम दोनों का वो भी आपका ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन।
सिंपल है। तो और दूसरा जो है नॉन आइडियल, जिसमें कि आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा जहाँ पर ये का ओबे नहीं करेगा किसको, राउल्ट्स लॉ को, ठीक है ना। तो नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। और इसमें ये डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एच बराबर नहीं होगा ज़ीरो के, इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के, और डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वी ये भी इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये किस चीज़ पर फैक्ट, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।